स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल रिवील द अर्थ पर। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी समय लग रही है, लेकिन अब से बिल्कुल नए सिरे से और टाइम पर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करने जा रहा हूं। तो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है और फिर हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ज्योग्राफी ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा ग्राफिया। इसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना। यानी कि इस तरह ये दोनों वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाती है ज्योग्राफी, जिसका मतलब होता है राइटिंग अबाउट द अर्थ और डिस्क्राइबिंग द अर्थ। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, वातावरण और यहाँ रहने वाले लोगों, जीव जंतुओं और उनके परिवेश के बीच के संबंधों का स्टडी करना और वर्णन करना होता है। अब देखिए, ज्योग्राफी को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट्स, वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। यह ह्यूमन एक्टिविटी और एनवायरनमेंट के साथ उनके संबंधों का स्टडी करता है, जिसमें सिटीज़, कल्चर्स, इकोनॉमीज और ह्यूमन बीइंग द्वारा अपने आसपास की जाने वाली एक्टिविटी भी शामिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। दोस्तों, खास करके गर्मियों में जब मौसम साफ होती है तो आपने आकाश की तरफ देखा ही होगा। सूर्यास्त के बाद अगर आप देखेंगे तो पहले आसमान में एक या दो चमकते ऑब्जेक्ट दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाती है और फिर कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि पूरी आकाश छोटी छोटी लाइटिंग ऑब्जेक्ट से भर चुकी है। इनमें से कुछ ज़्यादा ग्लो करते हुए पाएंगे तो कुछ धुंधले और कुछ ब्लिंकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट की लाइट दूसरों से अलग होती है। ये बिना किसी ब्लिंकिंग के मून की तरह लाइट करते रहते हैं, जिसके साथ आप लगभग हमेशा मून को भी देख सकते हैं, जो डे बाय डे डिफरेंट साइज और शेप्स में दिखती है। आप फुल मून को एक मंथ में लगभग एक ही बार देख सकते हैं, जिसे पूर्णिमा या फुल मून वाली रात कही जाती है, और फिर 15 दिनों के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये न्यू मून या अमावस्या की रात कहलाती है। हालांकि फुल मून और न्यू मून कैसे होती है इसके बारे हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम दिन के समय मून या फिर इन टीनी ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं देख पाते हैं? देखिए, रात को चमकने वाले ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होती है या फिर उसके पास अपनी हीट या लाइट नहीं होती है, जिसके कारण इसकी लाइट हमारे अर्थ तक बहुत कम पहुंच पाती है। और क्योंकि दिन में सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसलिए रात को चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम दिन में नहीं देख सकते। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एक टॉर्च और एक पेपर लें, फिर उस पेपर को टॉर्च के फ्रंट ग्लास पर जहाँ से लाइट निकलती है वहाँ रखें और चारों तरफ एक सर्कल बना लें, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि इसमें छेद कहाँ करनी है। और फिर इस पेपर पर सर्कल के अंदर छेद कर लें। अब अपने रूम की लाइट्स को बंद कर दें ताकि आपका रूम पूरी तरह से अंधेरा हो जाए। अब टॉर्च को छत के ऊपर या दीवार की ओर करके जलाएं। आपको स्टार्स की तरह छोटे छोटे डॉट्स दीवार पर दिखाई देंगे। अब अपने रूम की लाइट्स को ऑन करें। जैसे ऑन करेंगे आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे डॉट्स जो टॉर्च की लाइट से दिख रही थी वो गायब हो जाएंगी। फिर से एक बार लाइट को ऑफ करें। आप देखेंगे वो डॉट्स फिर से दिखाई देने लगते हैं। अब इस सिचुएशन को आप रात को दिखने वाले स्टार्स और मून के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ही सुबह को सनराइज होती है, सन की तेज लाइट के कारण स्टार्स और मून हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर जैसे ही सनसेट होती है, वैसे ही इनकी लाइट्स हमें फिर से दिखाई देने लगते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो रात के समय आसमान में चमकते हुए हमें दिखाई देती है,
उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़े और गर्म होते हैं, जिसका अपना हीट और लाइट होता है, और इस तरह के सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा सन भी एक स्टार है? अब आप कहेंगे कि जब हमारा सन भी स्टार है तो फिर रात को आसमान में चमकने वाले स्टार सूर्य की तरह लाइट क्यों नहीं करता? तो दोस्तों, रात को चमकने वाले स्टार्स की डिस्टेंस हमारे सूर्य के कंपैरिजन में अर्थ से बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो स्टार है उसकी लाइट हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें छोटी दिखाई देने लगती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी एरोप्लेन को आकाश में उड़ते देखते हैं तो वो हमें नीचे से बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन सामने से देखने पर वो काफ़ी बड़ी होती है। कॉन्स्टेलेशन। देखिए, रात को अगर आप आकाश की तरफ गौर से देखें तो आपको इन स्टार्स में कुछ पैटर्न बने हुए दिखाई देते हैं, और स्टार्स से बने हुए इसी पैटर्न को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर ऐसा ही एक कॉन्स्टेलेशन है। सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है, ऐसा ही एक कॉन्स्टेलेशन है जो आसानी से पहचाना जा सकता है, और ये उर्सा मेजर का ही भाग है। आप इसे पहचानने के लिए अपने घर के पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हैं। वो इस तारों और ग्रहों को पहचानने में काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एंशियंट टाइम में हमारे पूर्वज डायरेक्शन का पता करने के लिए तारों का यूज़ किया करते थे। जैसे कि अगर नॉर्थ स्टार की बात करें तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि ये हमेशा एक ही स्थान पर होता है। इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। इसे पहचानने के लिए आप सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप सप्तऋषि स्टार्स को मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आगे पोल स्टार को इंडिकेट करता है। प्लैनेट। अब देखिए दोस्तों, स्टार्स के केस में हमने देखा कि उनके पास सन की तरह अपनी हीट और लाइट होती है, लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ में अपनी हीट या लाइट नहीं होती है। वो सन या स्टार्स के लाइट की मदद से आसमान में चमकती है। ऐसे बॉडीज़ को हम प्लैनेट कहते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ, ये एक प्लैनेट है। इसके पास अपनी लाइट या हीट नहीं है। अगर हम मून से अपने अर्थ को देखें तो ये सन के लाइट के वजह से चमकती हुई दिखेगी, ठीक मून के तरह। मून का भी अपना लाइट या हीट नहीं होता है। यह भी सन के लाइट की वजह से हमें चमकते हुए प्रतीत होती है। आइए देखते हैं अब सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि सोलर सिस्टम कोई बड़ी चीज़ है जिसके अंदर हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए तो फिर जियोग्राफी आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगी। तो आइए जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में हमने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा या फिर पढ़ने वाले हैं, ये सभी चीज़ें सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। यानी कि सन, प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 है, सैटेलाइट और सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे एस्ट्रॉइड और मीटियोरॉइड्स, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा सन है और हमारे 8 प्लैनेट्स और अदर बॉडीज़ जो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। ये सभी बॉडीज़ मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करती है। आइए अब इन सारे प्लैनेट्स और बॉडीज़ के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम सन के बारे में जानते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसकी साइज हमारे अर्थ के डायमीटर से 9 गुना बड़ी है, जिसमें हमारे अर्थ जैसा लगभग 13 लाख प्लैनेट सन के अंदर आ सकती है। अगर अर्थ से सन की डिस्टेंस की बात की जाए तो सन हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास अपने पास रखता है
और इसी मास की वजह से सन एक पुलिंग फोर्स जनरेट करता है, जिससे इन सोलर सिस्टम में मौजूद सारे बॉडीज को अपने ओर खींचकर एक जगह बनाए रखने में मदद करती है। आइए अब प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अगर इन्हें सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कुछ इस तरह है: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑर्डर वाइज इसे याद करने के लिए बुक में बहुत ही खूबसूरत एक लाइन लिखी गई है: माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर घूमती रहती है। इस पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मर्क्यूरी सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, जो 88 दिनों में सन के एक चक्कर लगाती है। वहीं 59 डेज में अपने जगह पर एक चक्कर लगाती है। अब देखिए, यहाँ जो प्लैनेट्स घूमते हैं, इसके लिए यहाँ 2 वर्ड का यूज़ किया जाता है: रोटेशन और रेवोल्यूशन। यानी कि अर्थ का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जब अर्थ अपने स्थान पर ही गोल गोल घूमती है तो इसे अर्थ का रोटेशन कहा जाता है, लेकिन वहीं जब अर्थ घूमते हुए सन का चक्कर लगाती है तो इसे हम अर्थ का रिवोल्यूशन कहते हैं। वीनस वीनस को अर्थ का ट्विंस यानी जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज और शेप अर्थ के ही तरह है। इसकी रोटेशन की बात करें तो ये 243 डेज में 1 रोटेशन कंप्लीट करती है। वहीं 255 डेज में एक रिवोल्यूशन यानी कि सन की एक चक्कर लगाती है। मार्स की रोटेशन की बात करें तो ये 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है। वहीं सन की एक चक्कर 687 डेज में लगाती है। जुपिटर 5वें ऑर्बिट पर स्थित है और यह सन के एक चक्कर 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरी करती है और 9 घंटे 56 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इसके अपने नंबर ऑफ मून्स 53 है। सैटर्न, जो कि 6th ऑर्बिट पे एग्जिस्ट करती है, ये सन का एक चक्कर लगभग 29 साल 5 महीने में लगाती है। वहीं इसकी रोटेशन 10 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट होती है। सैटर्न की 53 मून है, जो इसके चारों ओर घूमते रहती है। यूरेनस, ये 7th ऑर्बिट पर एग्जिस्ट करती है। इसकी रिवोल्यूशन की बात करें तो ये 84 ईयर्स में सन की एक राउंड लगाती है। वहीं इसकी रोटेशन यानी अपनी जगह पर ये 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर लगाती है। इसकी अपनी नंबर ऑफ मून्स 27 है। नेपच्यून, ये 8th ऑर्बिट पर एग्जिस्ट करती है। ये 164 ईयर्स में सन का एक चक्कर लगाती है। वहीं 16 घंटे 7 मिनट में अपनी जगह पर एक चक्कर लगाती है। इसमें नंबर ऑफ मून्स 13 है। अर्थ यानी कि हमारा आवास। इस 8 प्लैनेट्स में अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जिसमें लाइफ सरवाइव करने के लिए वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो उसे चाहिए। यह ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी। इस सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जहां वाटर और एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, जो एक लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह सन के 3rd सबसे नियरेस्ट प्लैनेट और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर इसकी शेप की बात करें तो ये ऊपर से थोड़ी फ्लैट है, जिसे हम जियोइड शेप कहते हैं। अर्थ को अगर आउटर स्पेस से देखा जाए तो ये हमें ब्लू कलर की दिखती है, क्योंकि इसकी 2/3 ऑफ पार्ट पानी से भरी हुई है और इसकी वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब देखिए, इन 8 प्लैनेट में से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो कि सन की सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, इसे हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं। जस्ट लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून,
जो सन के काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसे हम आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। मून। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमने देखा कि सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास अपने मून होते हैं, उसी तरह हमारे अर्थ के पास भी एक मून है, जिसे हम अर्थ का सैटेलाइट भी कहते हैं। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। जिस तरह प्लैनेट सन के अराउंड घूमती है, उसी तरह सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहती है। हालांकि ये नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अलग होते हैं, उसे ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका यूज़ या तो कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है या फिर यूनिवर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसे रॉकेट के थ्रू से स्पेस की ऑर्बिट पर ले जाया जाता है। इनसैट, IRS, एडुसैट ऐसे कुछ इंडियन सैटेलाइट जो कि स्पेस में मौजूद हैं। आइए मून की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर मून की डायमीटर की बात की जाए तो ये अर्थ का केवल 1/4 है, लेकिन ये हमें दिखने में इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि ये अर्थ से बाकी सेलेस्टियल बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी नज़दीक है। इसकी डिस्टेंस हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर है। मून अर्थ की एक चक्कर 27 डेज में एक बार लगाती है। वहीं ये अपने स्थान पर यानी रोटेशन भी लगभग 27 डेज में ही कंप्लीट करती है। एस्टेरॉइड्स। स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा कुछ छोटे छोटे बॉडीज़ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। ये एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच ऑर्बिट में पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एस्टेरॉइड की बेल्ट है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्लैनेट के ही पार्ट होते हैं जो बहुत पहले एक्सप्लोड के कारण टूटकर अलग हो गए हैं। मीटियोरॉइड्स। देखिए दोस्तों, एस्टेरॉइड्स की ही तरह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, इसी रॉक पीसेस को हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं। आपने कभी आकाश में तारे टूटते हुए देखकर विश मांगा ही होगा, लेकिन ये तारा नहीं बल्कि मीटियोरॉइड के ही टुकड़े होते हैं। जो कभी कभी ये पत्थर अर्थ के बहुत करीब आ जाती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाती है, जिस दौरान ये हवा के फ्रिक्शन के कारण गर्म होकर जल जाती है और इसी वजह से हमें एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसे हम मीटियोर कहते हैं। हालांकि कभी कभी ये मीटियोर पूरी तरह जल नहीं पाती है और धरती पर गिर जाती है, जहां धरती पर ये बड़े गड्ढे भी बना देती है। इसे हम मीटियोराइट कहते हैं। दोस्तों, अब ये तो रही हमारे सोलर सिस्टम की बात, लेकिन क्या आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम इस पूरे यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करती है? दोस्तों, खुले आकाश में क्या आपने कभी इस तरह की वाइटिस बैंड बनती हुई देखी है? यह है आकाश में दिखने वाला स्टार्स, जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह जो मिलियंस में है और ना जाने हमारे सोलर सिस्टम जैसे कितने प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूम रही है। इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। एंशिएंट टाइम में इसे रिवर ऑफ लाइट और आकाश गंगा भी कहा जाता था। अब ये तो रही गैलेक्सी की बात, जो बिलियंस ऑफ स्टार्स और क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस से मिलकर एक गैलेक्सी बनाती हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो इस तरह की मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स को बनाती हैं। अब आप इस नंबर पे ध्यान देंगे तो शायद आपको थोड़ी अंदाज़ा हो सकती है कि हम इस यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख और 100 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 बिलियन होती है। और यहाँ आप नंबर्स को देख सकते हैं। ये 1 मिलियन या बिलियन की बात नहीं हो रही है। यहाँ कई बिलियंस ऑफ स्टार मिलकर एक गैलेक्सी बनाती है और ऐसे ही कई मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाती है। अब दोस्तों, एक फैक्ट और बताऊं। हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि इस यूनिवर्स जैसे मिलियंस ऑफ यूनिवर्स और मौजूद हैं, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। हालांकि इसे इमेजिन करना इतना आसान नहीं है। हमारे साइंटिस्ट अभी भी लगातार यूनिवर्स के बारे इंफॉर्मेशन पता करने में लगे हुए हैं। हालांकि हमें अभी तक इस यूनिवर्स की केवल 2% ही जानकारी हासिल हो पाई है।
हमें इसकी साइज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बस हम इस यूनिवर्स का एक पार्ट है।